Hey class, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, vanakkam and khambagani to all of you. Welcome to today's class, and as you all know, this is NCRT. Oh sorry, this is your CBSE grade 9 and आज हम लोग चालू कर रहे हैं the topic statistics. Easy topic है, बच्चों को बहुत पसंद आता है because topic easy होता है and highly scoring है. 4 marks का एक question पक्के से रहता है. तो let us start the class without wasting any more time. So before I start the class, let me all tell you that whatever problems, जो भी आज तक जो भी प्रॉब्लम्स तुम लोग फेस कर रहे थे, डाउट से रिलेटेड हो, नोट्स ना मिल रहे हो टाइम पे, टेस्ट या असाइनमेंट्स का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कहाँ से की जाए, चॉइस ऑफ शेड्यूल क्या होना चाहिए, है ना, कि कभी अगर मान लो कि क्लास में एब्सेंट रह जाओ तब क्या कर सकते हैं, वेट तो नहीं कर सकते पूरे टाइम तक. मैथ्स में तो ऐसा है कि एक क्लास मिस कर गई तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता है ना. एंड चॉइस ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वेदांतु की तरफ से सॉल्व हो चुकी है. अब देखो, हर क्लास, एवरी क्लास, जो भी तुम क्लास वेदांतु पे अटेंड करोगे वहां पे एक डेडिकेटेड टीचर रहेंगे तुम्हारे डाउट सॉल्व करने के लिए. नोट्स मिलेगा तुमको हर एक क्लास का. हर एक क्लास के बाद में तुम्हें एक असाइनमेंट मिलेगा सॉल्व करने के लिए. टेस्ट सीरीज रहेगी जिसमें तुम लोग रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट कंडक्ट होते रहेंगे, चैप्टर वाइज होंगे, ग्रुप ऑफ चैप्टर साथ में होंगे, मिड टर्म के हिसाब से होंगे, ईयरली एग्जाम होंगे, तो सारे टेस्ट मिलेंगे. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भाई एनटीएससी, केवीपीवाई, ओलंपियाड, ये सारा भी तुमको मिलेगा. चॉइस ऑफ शेड्यूल रहेगा कि अगर कभी क्लास में एब्सेंट रह गए तो यू कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डिंग जब भी तुम्हारा मन करे, जब मन करे रिवाइज करने के लिए भी जब भी चाहो तब रिकॉर्डिंग को वापस देख सकते हो. एंड चॉइस ऑफ लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश. ठीक है. उसके अलावा अनलिमिटेड लाइव क्लासेस रहेंगी तुम्हारे पास में. सारे माइक्रो और क्रैश कोर्स जो है वो तुमको अवेलेबल रहेंगे, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है. माइक्रो कोर्स जो है वो चैप्टर स्पेसिफिक कोर्स है और क्रैश कोर्स जो है वो रिवीजन कोर्सेज है. परफॉर्मेंस रिपोर्ट शेयर होगी तुम लोगों के साथ में एंड पर्सनलाइज अटेंशन टू ईच एंड एवरीवन. ठीक है बेटा. तो इसके लिए ये लिंक है vdnt.in/ytpro. इस लिंक पे जाके यू विल अप्लाई द कूपन कोड. ये कूपन कोड अप्लाई करो GP Pro. जैसे ये कूपन कोड अप्लाई करोगे 15% ऑफ मिल जाएगा. क्या मिलेगा? 15% ऑफ मिलेगा. ठीक है बेटा. तो ये रहा तुम्हारा कूपन कोड. ठीक है. चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में ऊपर. ठीक है. तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. कि कोई भी डेटा है उसको किस तरीके से रीड करना है, क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, वो सारी चीजों की स्टडी जो होती है वो होती है स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. तो ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसका काम होता है कि जितना भी बड़े से बड़ा डेटा हो उसको किस तरीके से अच्छे से रखा जाए कि हम लोग उसको स्टडी करना इजी हो जाए, और डेटा को कैसे स्टडी करें, उसका एनालिसिस क्या निकाले और उसको क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं. ये सारा तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स में आता है. ठीक है. तो अब डेटा क्या होता है? जो डेटा 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 कर रहे हैं हम लोग, व्हाट इज डेटा? तो डेटा है अ डिस्टिंक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट और फिगर्स कलेक्टेड और रिप्रेजेंटेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड डेटा. मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, फिगर्स के रूप में हो, फैक्ट के रूप में हो, नंबर्स की फॉर्म में हो, जो भी है उसको हम लोग डेटा बोलेंगे. वो किसी ना किसी को इंडिकेट करेगा. जैसे मान लो कि तुम लोग, अगर हमारा पॉपुलेशन जो होता है उसका सेंसस बनता है हमारा, तो पॉपुलेशन का जो वो पूरा डेटा है, हर स्टेट में कितने लोग हैं, ओवरऑल कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, मेल कितने, फीमेल कितने, तो ये पूरा जो है ये तुम्हारा डेटा हो जाएगा. तो वो सेंसस को स्टडी करने के लिए हमको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है. ठीक है बेटा. नाउ कलेक्शन ऑफ डेटा. अब देखो, डेटा ना होते ना वो ये इस टाइप से कलेक्ट करते हैं. एक तो होता है प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा मतलब कि तुम्हारा रॉ डेटा. ठीक है. रॉ डेटा है तुम्हारा एकदम, कि जो तुमने लिख के लाया है वो तुम्हारा डेटा हो गया. मान लो कि तुम्हारे क्लास में बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, सबके मार्क्स तुमने रोल नंबर वाइज लिख दिए, तो वो तुम्हारा प्राइमरी डेटा है. तो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फॉर एन एक्सप्लिसिट यूज ऑफ पर्पस इज नोन एज प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा क्या है कि किसी थर्ड पार्टी से अपन लोगों ने डिफरेंट पर्पसेस के लिए मंगाया. तो नहीं होता, आजकल बहुत सारी कंपनीज डेटा मंगवाती हैं. वो फेसबुक वाला एक स्कैम सुना होगा कि फेसबुक जो था वो प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है, डेटा लीक कर रहा है ना. तो वो उस फॉर्म में सेकेंडरी डेटा हो गया क्योंकि फेसबुक ने वो डेटा लिया और वो आगे भेजा. ठीक है. अब प्रेजेंटेशन जो डेटा होता है ना वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो रॉ डेटा जो है उसको इंटरप्रेट करना, ये प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा तो सोर्स के ऊपर हो गया. ठीक है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में. अब डेटा का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए, क्योंकि डेटा रॉ फॉर्म में भी हो सकता है, अरेंज्ड फॉर्म में भी हो सकता है ना. तो देखो, फर्स्ट अपने पास हो गया रॉ डेटा. अब ये रॉ डेटा जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्रबलसम होता है उसको रीड करना. क्यों? क्योंकि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है.
अगर तुम अपने क्लास में 20 बच्चे हैं, उन सबके मार्क्स लिख दो सीरीज में, है ना, वो रोल नंबर वाइज सबके मार्क्स लिख लो। अब वो तुम डेटा मुझे लाके दे दो तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यार समझना कि अच्छा हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं, लोएस्ट मार्क क्या है, एवरेज मार्क्स क्या आ रहा है, वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रॉ डेटा क्या है, नो चेंज इन द डेटा, सेम फॉर्म जैसा कलेक्ट किया है वैसे का वैसे लाके दे दिया, तो वो तुम्हारा होता है रॉ डेटा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है रेंज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर ऑफ दिस डेटा। तो अगर मैं इस डेटा का अगर मैं रेंज निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, इस डेटा का अगर मैं रेंज निकालना चाह रहा हूं, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, पहले हाईएस्ट वैल्यू निकालो यहां पे। तो हाईएस्ट 95 है, सब्ट्रैक्ट द लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू 36 है, समझ रहे हो। तो 95 माइनस 36 करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 59। तो 59 जो है वो तुम्हारा रेंज ऑफ दिस डेटा है, ठीक है, वेरी सिंपल। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है तुम्हारा अनग्रुप्ड डेटा। तो ये तुम्हारा पहला वाला जो था अनग्रुप्ड डेटा के अंदर पहले आया रॉ डेटा, एकदम जो नॉर्मल पड़ा हुआ है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। अनग्रुप्ड क्यों है, क्योंकि कोई ग्रुपिंग नहीं है, रॉ डेटा है, किसी भी ऑर्डर में दे दिया। उसके बाद में सेकंड आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर मान लो मेरे पास डेटा ऐसा है कि मान लो तुम्हारे पास में 20 बच्चे हैं स्कूल में, है ना, और उनके ब्लड ग्रुप का डेटा है, उनके ब्लड ग्रुप का डेटा है। तो यार तुम लोग खुद मानोगे कोई ए पॉजिटिव होगा, कोई बी पॉजिटिव होगा, कोई ए बी पॉजिटिव होगा, कोई ए पॉजिटिव और भी हो सकता है, ए पॉजिटिव कोई और हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव हो सकता है, तो बहुत सारे हैं। बट आई नो कि ये इनमें से ही कोई एक रहेगा, समझ रहे हो, इन सब में से ही कोई एक है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि यार ये ए पॉजिटिव बार बार रिपीट कर रहा है, बी पॉजिटिव रिपीट कर रहा है, ए बी पॉजिटिव रिपीट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा कि मान लो ए पॉजिटिव में 3 स्टूडेंट्स थे, बी पॉजिटिव के 5 स्टूडेंट्स थे, ए बी पॉजिटिव के मान लो 3 स्टूडेंट्स थे। तो ऐसा करके अगर ब्लड ग्रुप वाइज में मैंने बना दिया तो मेरे लिए डेटा बहुत ईजी हो गया अब रीड करना। एक इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म है बेटा ये तुम्हारा रॉ डेटा है, ठीक है, ये जो फॉर्म है ये तुम्हारा रॉ डेटा है, और ये जो है ना बेटा ये मैंने इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कि भाई मैंने बता दिया तुमको, अभी ये डेटा देख के तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि ए पॉजिटिव के 3 बच्चे हैं, बी पॉजिटिव के 5, ए बी पॉजिटिव के 3, डायरेक्ट दिख गया कि हाँ किस ग्रुप के कितने बच्चे हैं। तो अब देखो डेटा कंपैरेटिवली बहुत इजी हो गया ना रीड करने में, है ना। तो ये सेकंड पार्ट आता है, ये थोड़ा सा रॉ नहीं है, इसको हमने फाइन किया हुआ, इसको हमने चेंज किया है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, इज द नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम कम्स इन द टेबल। ए पॉजिटिव का फ्रीक्वेंसी अगर 3 है तो तुम ये समझ सकते हो कि 20 में से 3 बच्चे ए पॉजिटिव के हैं, आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स 5 आर बी पॉजिटिव, और ये डेटा यहां से मिल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये तुम्हारे थे अनग्रुप्ड। अब ग्रुपिंग में क्या होता है बेटा, ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप डेटा क्या है कि मान लो अब तुम्हारे पास में डेटा बहुत बड़ा है, तुम्हारे पास में 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है। अब एक बात बताओ, 100 स्टूडेंट्स का अगर तुम मान लो उनके मार्क्स देखना है तुमको, ठीक है, उनके मार्क्स देखने वाले हो। अब मार्क्स अगर तुम उनके देखोगे तो 100 स्टूडेंट्स का रॉ डेटा तो बहुत बड़ा है, यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट, मतलब बहुत टाइम लगेगा ना फिगर आउट करने में। फिर अगर तुम इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लो तो यार मान लो कोई एक बच्चा 35, कोई 37, कोई 98, कोई 99, उसमें भी हो सकता है टेबल बहुत बड़ी बन जाए। तो यहां पे क्या करते हैं बेटा, हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग कैसे कि मैं एक ग्रुप बना लूंगा कि 0 से 20 में कितने बच्चे हैं, 20 से 40 वाले ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 40 से 60 में कितने बच्चे हैं, 60 से 80 में कितने बच्चे हैं, और 80 से 100 मार्क्स में कितने बच्चे हैं। ये मार्क्स है, ठीक है। और मान लो मैंने यहां पे बोल दिया कि चलो सर जी 20 यहां पे थे, 40 बच्चे यहां पे थे, 15 यहां पे आए, 5 यहां पे आए और 20 यहां पे आए। तो यहां से तुमको मिल गया कि 100 स्टूडेंट्स में से 20 बच्चे हैं उनके मार्क्स 0 से 20 के बीच में है, 40 बच्चों के 20 से 40 के बीच में है, 15 बच्चों के 40 टू 60 के बीच में है, 5 स्टूडेंट्स के 60 टू 80 के बीच में है, और 20 स्टूडेंट्स के 80 टू 100 स्टूडेंट्स के बीच में है, 80 से 100 मार्क्स के बीच में। तो यहां से बहुत इजीली मिल रहा है कि भाई मैक्सिमम बच्चे इस ग्रुप में आ रहे हैं, तो इन बच्चों को इंप्रूव करवाना है, समझ लो, ये यहाँ पे बच्चों को इंप्रूव करना है। देखो डेटा रीड करना कितना अच्छा मिल रहा है कि ये 20 बच्चे बहुत अच्छे हैं,
तो दे आर स्पेक्टेकुलर, मतलब अच्छे हैं, अबोव एवरेज आ रहे हैं, तो इनको मेरिट में आएंगे ये बच्चे, तो इन पे ज़्यादा एकदम और अच्छे से मेहनत करवानी है। ये 5 बच्चों पे भी और इम्प्रूव करके इनको ये मेरिट वाले में लाने की ट्राई करना है। तो यहाँ से डेटा रीड करना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, यहाँ से डेटा रीड करना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। ग्रुप्ड वाला जो डेटा है वो तुम्हारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी ईजी रहता है रीड करना, ठीक है। अब देखो इस डेटा में, इस डेटा को समझने के लिए कुछ एक चीजें तुमको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो मैंने डेटा लिखा है उसमें कुछ एक चीजें समझनी पड़ेगी। तो पहली बात हो जाती है बेटा तुम्हारा क्लास इंटरवल, पहली बात होती है वो है तुम्हारा क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या है कि द ग्रुप यूज्ड टू क्लासिफाई द डेटा इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये जो मैंने तुमको ग्रुप बनाया हुआ है ये तुम्हारे क्लास इंटरवल है। 0 to 20 एक क्लास, 20 to 40 दूसरा, 40 to 60 तीसरा, 60 to 80 चौथा, एंड 80 to 100 पांचवा। तो जो ग्रुप बना रहे हो दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। अपर लिमिट क्या होता है बेटा? अपर लिमिट है कि देखो यहां पे देख रहे हो ना 0 से 20, 20 से 40, तो इन सब में ये देखो अपर लिमिट क्या होगा कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो तुम्हारी उस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है। तो 0 to 20 में अपर लिमिट ये है, ठीक है। 20 to 40 में 40 अपर लिमिट है, 40 to 60 में 60 अपर लिमिट है, 60 to 80 में 80 अपर लिमिट है, और 80 to 100 में 100 अपर लिमिट है, ठीक है। अब एक होता है तुम्हारा लोअर लिमिट, तो ये जो छोटी वाली वैल्यू है ये तुम्हारी लोअर लिमिट में आ जाएगी, है ना, ये तुम्हारी लोअर लिमिट में आ जाएगी। तो ये 0, 20, 40, 60, 80 ये अपने अपने ग्रुप की लोअर लिमिट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो नाम से ही पता चल जा रहा है क्लास इंटरवल तो ग्रुप हो गया, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसमें वो अपर लिमिट, जो लोअर वैल्यू है वो होगी लोअर लिमिट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्लास साइज, अब क्लास साइज क्या है कि भाई जो तुमने क्लास इंटरवल लिया, मान लो यहाँ पे 0 to 20 वाला, तो इसका अगर मैं साइज बता रहा हूं क्लास साइज तो वो होता है तुम्हारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 20 माइनस 0 तो वो हो गया तुम्हारा 20। तो इसका क्लास साइज क्या है? 20। इसका क्लास साइज 40 माइनस 20 20 ही है, 60 माइनस 40 20 अगेन, 80 माइनस 60 20 अगेन, 100 माइनस 80 20 अगेन। तो क्लास साइज इन सारे क्लास इंटरवल का क्लास साइज क्या है? 20। ओके, फिर आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कुछ नहीं है, कोई भी तुमने क्लास इंटरवल पकड़ा है, मान लो ये 20 to 40 वाला क्लास इंटरवल है, अब इसका क्लास मार्क क्या है? तो अपर लिमिट तुमको पता चल गई, सॉरी ये तुम्हारी लोअर लिमिट है 20, अपर लिमिट है तुम्हारी 40, एंड क्लास साइज की बात करूंगा तो 40 माइनस 20 मतलब 20 है तुम्हारी क्लास साइज। अब क्लास मार्क जो है ना वो डिफरेंस है। क्लास मार्क जो होता है ना वो होता है मिडिल वैल्यू, इस ग्रुप का मिडिल वैल्यू जो है वो तुम्हारा क्लास मार्क होगा। तो इसका इस 20 to 40 ग्रुप का क्लास मार्क क्या होगा? अपर लिमिट को ऐड करो 40 एंड लोअर लिमिट को ऐड करो 40 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 60/2 आएगा विच इज इक्वल टू 30। तो जो 30 है बेटा 30 विल बी द क्लास मार्क। तो तुम देख रहे हो ना 20 से 40 के बीच में एग्जैक्टली 30 लाई कर रहा है, राइट। अगर तुम क्लास मार्क मान लो 60 to 80 वाले ग्रुप का निकाल रहे हो तो क्लास मार्क क्या रहेगा? उसका क्लास मार्क रहेगा 60 प्लस 80/2 जो कि हो रहा है 140/2 मतलब 70, एंड देख लो 70 इसके बीच में आता है। तो क्लास मार्क जो है वो मिड पॉइंट होता है ईच क्लास इंटरवल का, हर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है और क्लास मार्क, ठीक है। अब एक बात याद रखना अब ये डेटा में क्लास इंटरवल कभी सेम भी हो सकता है, कभी कभी डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा, डेटा कैसा दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो एक और है, ग्रुप डेटा में और टाइप होता है, वो 2 टाइप के होते हैं। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहां पे तुम देखोगे 0 से 20, फर्स्ट वाला क्लास इंटरवल इज एंडिंग एट 20 और जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है वो 20 पे ही चालू हो रहा है। ये इंटरवल 40 पे खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट वाला 40 पे चालू हो रहा है, ठीक है। तो एक होता है तुम्हारा इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस, और एक होता है तुम्हारा एक्सक्लूसिव और कंटिन्यूअस। तो इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है? मान लो तुम्हारा ऐसा रहेगा जैसे 1 to 10, फिर आएगा तुम्हारा 11 to 20, फिर 21 to 30, 31 to 40। तो यहां पे तुम देख रहे हो अगर 10 पे खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर 11 पे चालू हो रहा है, तो ये वाला जो डेटा है ये तुम्हारा आता है डिसकंटिन्यूअस या फिर इंक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव डेटा कैसा है? जो अभी मैंने लिखा है 0 to 20, फिर 20 to 40, फिर 40 to 60,
60 to 80 ये वाला डेटा। तो यहाँ पे देखो 20 पे खत्म हुआ अगर क्लास इंटरवल तो नेक्स्ट 20 पे चालू हो रहा है, ये 40 पे खत्म हुआ तो 40 पे चालू हो रहा है, 60 पे खत्म हुआ तो 60 पे चालू हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअस है, कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं आया यहाँ पे। तो ये तुम्हारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है बेटा, अब डेटा को कैसे अरेंज करेंगे सब बताऊंगा, डोंट वरी। पहला है गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे। तो भाई कुछ भी डेटा दे सकते हो ना यार। मान लो कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट्स में है, तुम अपने क्लास में मेल और फीमेल कितने हैं बच्चे उनका डेटा बना दो, तुम्हारे क्लास के बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं उसका डेटा बना सकते हो, ब्लड ग्रुप का उनके डेटा बना सकते हो, उनकी हाइट का डेटा बना सकते हो, कितने भी डेटा बना सकते हो यार। अपनी सराउंडिंग में जो भी ट्री लगे हुए हैं, स्कूल में जो ट्री है उनका डेटा बना दो, है ना। स्कूल में किस सब्जेक्ट के कितने टीचर्स हैं उसका डेटा बना सकते हो, तुम्हारे यहाँ पे कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है उसका डेटा। तो डेटा तो कुछ भी बना सकते हो, राइट। कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वहां पे। ओके, नेक्स्ट देखो, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये ब्लड ग्रुप निकाल दिया हम लोगों ने, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ए बी ओ और ए बी, ये 4 टाइप के हैं, उनके 30 स्टूडेंट्स का डेटा यहां लिख दिया है। Represent this data in the form of a frequency distribution table, which is the most common, which is the rarest blood group among these students. तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, अपने पास 4 टाइप के हैं, ए बी और ओ। अब ए गिन लो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ए ग्रुप के 9 बच्चे हैं, ए ग्रुप के 9 बच्चे हैं तुम्हारे पास में। फिर बी का देख लो, तो 1 2 3 4 5 6, तो बी के तुम्हारे पास 6 बच्चे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ए बी का देख लो, ए बी के कितने बच्चे आ रहे हैं, ए बी के कितने हैं, तो ए बी का 1 2 3, 3 बच्चे ए बी ग्रुप के हैं। ठीक है, फिर ओ के देख लो, ओ के कितने हैं, तो ओ के जल्दी से गिन लो, ओ के गिनने हैं अपने को। ठीक है, चलो ओ के गिनते हैं, तो ओ के कितने हैं, तो देख लो यार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अपने ओ के बच्चे हैं। ठीक है, अब इनका टोटल करोगे बेटा, अगर इनको ऐड करोगे 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + 12 30। तो देख लो 30 स्टूडेंट्स का डेटा था, 30 स्टूडेंट्स आ गए, तो टोटल तुम्हारे पास 30 स्टूडेंट्स है, वो करेक्ट है। ठीक है, कई बार टेली मार्क्स का भी पूछते हैं, तो टेली मार्क्स बहुत इजी होता है बेटा। 1 ये है टेली में 1, ये है तुम्हारा 2, ये है तुम्हारा 3, दिस इज योर 4 एंड 5 में क्या है कि एक डंडी मार लो 5। ठीक है, ये तुम्हारा 1 हो गया, 2 3 4 5। अब 6 लिखने के लिए 1 2 3 4 5 लिखो, फिर 6, फिर ये तुम्हारा 7, फिर ये तुम्हारा 8, बस सिंपल। फिर ये तुम्हारा 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये, और 10 क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया 10। ओके, तो ऐसे तुम्हारे 6 7 8 9 और 10 मिल जाएगा। तो 9 कैसे लिखेंगे टेली मार्क्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 कैसे, 1 2 3 4 5 6। 3 कैसे, 1 2 3। 12 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये तुम्हारा टेली मार्क्स होता है, वो भी बता दे रहा हूं एक बार। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बस गिनना है और लिखना है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा हाँ, ये भी तो बोला है विच वन इज द मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन का मतलब क्या है बेटा, कि भाई कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा कॉमन है। तो यार यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये जो है ओ ग्रुप के बच्चे सबसे ज्यादा है, तो ओ वाला हो गया तुम्हारा मोस्ट कॉमन। और मोस्ट रेयर क्या है कि 3 बच्चे सबसे कम तुम्हारे ए बी में है, तो ये तुम्हारा हो गया मोस्ट रेयर। तो मोस्ट कॉमन ग्रुप इज ओ, मोस्ट रेयर ग्रुप इज योर ए बी। ठीक है, गॉट इट। सो मोस्ट कॉमन इज ओ, मोस्ट रेयर इज ए बी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये सारी डिस्टेंस जो है किलोमीटर में दिया हुआ है, ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। ठीक है, ये तुम्हारा डिस्टेंस है 40 इंजीनियर्स का, उनके रेजिडेंस से प्लेस ऑफ वर्क के बीच का डिस्टेंस। कोई 5 किलोमीटर पे रहता है, कोई 3 किलोमीटर डिस्टेंस है उनके बीच में, कोई 10 किलोमीटर पे है, डिफरेंट थिंग्स। ओके, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5,
ओके, एंड व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो 0 to 5 का डेटा बना रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि जो मैक्सिमम वैल्यू 32 अभी तक तो मेरे को दिखी है, 32 मैक्सिमम वैल्यू है। तो मतलब मेरे को अगर एक 0 to 5 है, दूसरा 5 to 10 है, ठीक है, तीसरा 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25, फिर 25 to 30 एंड 30 to 35 में मेरा सारा काम हो जाएगा। गॉट इट? फुल वर्क विल बी डन। अब एक बात याद रखना बेटा, वेन एवर वी मेक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब तुम मानो सोचो कि ये जो 5 वैल्यू है ये 5 है, अब इस 5 को तुम किस में ऐड करोगे? फर्स्ट वाले में ऐड करोगे या सेकंड वाले में ऐड करोगे? ये तो क्वेश्चन है ना कि सर 5 तो 5 is written at both the places, so where I should include this 5? ये 5 को कहां लिखना है, right? Shall I write it in the first group या फिर इसको सेकंड ग्रुप में लिखना है? तो हमेशा याद रखना बेटा, whenever we make this grouped frequency distribution, जब भी हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो अपर लिमिट वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब कि मान लो अगर मेरे पास में ये वैल्यू है 5, तो ये 5 को मैं इस ग्रुप में नहीं रखूंगा। 0 to 5 में जो 5 है ना, 5 को इंक्लूड नहीं करूंगा, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करूंगा। आई कैन इंक्लूड 4.9 मैं इस वाले में ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। तो 0 मैं इसमें डालूंगा, लोअर लिमिट इंक्लूड करूंगा मगर अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है। तो 0 को मैं इस ग्रुप में लिखूंगा, 1 2 3 3.5 4.5 4.9 सब मैं फर्स्ट ग्रुप में लिखूंगा। जैसे ही 5 आ जाएगा, 5 कॉमन है तो अपर लिमिट जैसे ही आ जाएगी, अपर लिमिट को उसमें काउंट नहीं करना है, अपर लिमिट को बाद में काउंट करना है, ठीक है। तो 0 to 5 का मतलब क्या है बेटा कि 0 को इंक्लूड करते हुए, तो इक्वल टू 0 फिर ग्रेटर देन 0 मगर लेस देन 5, 5 से कम होना चाहिए। जैसे ही 5 मिलता है 5 विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सेम वे अगर 10 मिलेगा तो 10 को मैं इसमें इंक्लूड कर लूंगा, इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। 15 मिलेगा तो 15 को मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, 15 आई विल नॉट इंक्लूड ओवर हियर। तो याद रखना हमेशा अपर लिमिट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना बच्चे क्या करते हैं कि रिपीट कर लेते हैं कि 5 को दोनों जगह लिख लें, क्या ऐसा है? वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। याद रखना ये बात कि भाई अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। वी डू नॉट इंक्लूड दी अपर लिमिट, हम लोग अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो यार फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं। 0 to 5 में मतलब 0 से ज्यादा या फिर 0 होगा वो भी चलेगा, बट 5 से कम होना चाहिए। तो 3 7 नहीं आएगा है ना, 2 लाइन वाइज लाइन जाओ, फिर 3 5 नहीं आएगा बिकॉज 5 इज द अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। फिर 3 एंड देन 2, कितनी वैल्यू आई? 1 2 3 4 5। तो फ्रीक्वेंसी आई विल राइट ओवर हियर। तो पहले ग्रुप में हमारे पास में 5 इंजीनियर्स आर देयर हुज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड द ऑफिस इज 0 to 5 वेयर 5 इज नॉट इंक्लूडेड। याद रखना अपर लिमिट नहीं इंक्लूड करते हैं। नाउ इफ आई विल कैलकुलेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाले के लिए बेटा आई विल इंक्लूड 5 बट आई विल नॉट इंक्लूड 10। तो 5 इंक्लूड करूंगा तो 5, 10 इंक्लूड नहीं करूंगा, 10 विल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। सो 5 7 7 9 7 8 5 6 7 6 9। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 engineers are there whose distance between their place of residence and their place of work, मतलब ऑफिस और घर के बीच की डिस्टेंस जो है that is between 5 to 10 where 10 is not included। अब नेक्स्ट ग्रुप के लिए जो 10 to 15 है उसमें आई विल इंक्लूड 10 बट आई विल नॉट इंक्लूड 15। तो 10 11 13 12 11 12 10 I will include, 12 15 I will not include because 15 is the upper limit, okay। Then 12 15 I will not include over here, 14 and 12। तो कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के 11 इंजीनियर्स आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप, ऑल्सो 10 to 15 के बीच में है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं बेटा 15 to 20। 15 to 20 का मतलब क्या है? 15 to 20 का मतलब है कि 15 को इंक्लूड करना है बट 20 को इंक्लूड नहीं करना है। तो आई विल इंक्लूड 15 मोर देन 15 बट 20 विल नॉट इंक्लूड लेस देन 20।
So the first part, remember 20 I will not include in this group. More than 15 I want, more than 15 I want. So 1 2 3 4 5 6, अच्छा 15 also I will include. So once again let us check. 1 2 3 4 5 6 7, okay, 8 9. So total 9 values are there. So 9 engineers are there whose distance between the office and the place of work is from 15 to 20. ठीक है, remember 20 not included, 20 not included. Now in the next group 20 to 25 I will include 20. So 20 to 25, so 20 I will include, 25 I will not include here, upper limit is not included here. So then the next part, what is the next one? More than 20, more than 20, more than 20, more than 20, only one we have. Okay, more than 20 में between 20 to 25 only one we had, only एक बस है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखो 25 to 30, 25 to 30 में देखते हैं. तो here I will include 25 but I will not include 30. तो 25 ये रहा, then anything else from 25 to 30 where 30 is not included, तो no, nothing. तो 25 to 30 में भी एक ही है हमारे पास में इंजीनियर, we have only one engineer. And then 30 to 35, तो 30 to 35 में देखो, कैन काउंट करो how many are there. So 30 to 35, तो 1 2 2. ओके, चलो ऐड करते हैं बेटा. लेट अस सी वेदर द सम इज 40 और नॉट. अगर सम 40 आ गया मतलब माय आंसर इज करेक्ट. सो 11 प्लस 11, चलो 11 प्लस 9 20 हो गया, राइट. And 20 is here. 11 plus 5 is 16. 16 plus 4 is again 20. So 20 plus 20 is 40. Yes. So my data is correct. Got it? So bus, this is the main part. What main features do you observe from this tabular representation? So I can say that most of the engineers are aligned either in the group of 5 to 10 or 10 to 15. है ना? Very few engineers are in this range. बस ये बता सकते हैं. Got it? Is it clear? ठीक है. So this is how you will make the table. इस तरीके से टेबल फॉर्म होती है. ठीक है बेटा. 5 11 11 9 1 1 2. Got it? अच्छा, telemarks also you can draw like this. Okay. So very few engineers whose home are at more than 20 or 20 kilometer. Okay. बस ये इस तरीके का डेटा मिल गया. अच्छा, एक और क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. लेट मी डिस्कस वो काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो. सपोज द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू, पूछा है कि हाउ मैनी इंजीनियर्स live at distance more than 15 किलोमीटर. ये 15 किलोमीटर से ज्यादा दूर कितने लोग रहते हैं? ठीक है. तो वी वॉन्ट दोज इंजीनियर्स हु लिव मोर देन 50 किलोमीटर फार. 15 किलोमीटर से ज्यादा दूर कितने लोग रह रहे हैं? ठीक है. मोर देन 15, मोर देन और इक्वल टू 15 किलोमीटर. 15 किलोमीटर से ज्यादा या इक्वल में कितने लोग रह रहे हैं? तो देखो 0 to 5 मतलब 5 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक. आफ्टर दीज ऑल दीज इंजीनियर्स आर लिविंग मोर देन और इक्वल टू 15 किलोमीटर अवे, है ना? या तो 15 किलोमीटर है या फिर 15 किलोमीटर से ज्यादा है. तो फॉर दिस द आंसर इज गोइंग टू बी 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2. सो 9 प्लस 1 10, 13 इंजीनियर्स. तो 13 engineers are more than 15 kilometer distance away from the office. ठीक है. अब if they ask कि how many are less than 10 kilometer away, तो if they ask suppose कि भाई how many are less than 10 kilometer away, 10 किलोमीटर से कम कितना है? तो यार एक बात बताओ, ये 0 to 5 10 से कम है, 5 to 10 10 से कम है. 10 is not included here. So I will take only the first two. 5 plus 11 मतलब 16 engineers are 10 kilometer less than 10 kilometer away from their office. So this is how the questions can be asked. तो ये क्वेश्चन बस बेसिक कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. रिलेटिव ह्यूमिडिटी है फॉर द 30 days. डेज के लिए एक सिटी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेटा दे हैव गिवन. कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. कहां पे? 84 से 86, 86 से 88 ऐसा डेटा. तो इसमें हाईएस्ट देख लो. हाईएस्ट क्या दिख रहा है बेटा तुमको? 100 से ऊपर तो कोई है नहीं, 99 के आसपास है. तो मतलब मेरे को ऐसा डेटा बनाना पड़ेगा. 84 से 86, फिर 86 से
88, फिर 88 से 90, फिर 90 से 92, देन 92 टू 94, फिर 94 से 96, 96 टू 98 एंड 98 टू 100. अगेन रिमेंबर बेटा, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड. तो अगर 86 वाला कोई डेटा है तो विल नॉट इंक्लूड दिस इन दिस ग्रुप, उसको नेक्स्ट में काउंट करना है. हमेशा याद रखना, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड. अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हम लोग. इट इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट ग्रुप इन द कंटिन्यूस डेटा. ये कंटिन्यूस डेटा में नेक्स्ट ग्रुप में होगा. तो अगर तुम ऐसे काउंट करोगे तो ये तुमको डेटा मिल जाएगा. ठीक है, ऐसा डेटा मिल जाएगा. फिर बोल रहे हैं विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट. तो अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी अगर इतना हाई है तो बोल सकते हैं कि इट इज रेनी सीजन. व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा. अब रेंज ऑफ दिस डेटा के लिए रेंज वाला थर्ड वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं. रेंज क्या है देखो, तो मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक 99.2 से ज्यादा बड़ा कुछ है क्या. 99.2 से 99.2 से बड़ा कुछ है क्या. 99.2 से बड़ा कुछ नहीं है. ओके, 99.2 इज द मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू देखो तो 84.9 से कोई छोटी है क्या वैल्यू. 84.9 से तो 84.9 से छोटी वैल्यू कोई नहीं है. तो 99.2 माइनस 84.9, बस ये तुम्हारा रेंज रहेगा. सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 14.3 जो है तुम्हारा रेंज ऑफ दिस डेटा. 14.3 इज योर रेंज ऑफ दिस डेटा. ठीक है बेटा, अब ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको, है ना. अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी का तो तुम लोग होमवर्क में नहीं बता पाओगे, बट मुझे ना इसका आंसर देना कि हाउ मेनी डेज के लिए द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वाज मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन. इसका मुझे आंसर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, क्या आंसर मिल रहा है. टेबल से ही बनाओगे तो आंसर करेक्टली मिल जाएगा. ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए इतना ही. ओके, चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं. 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follows. ठीक है, make a group frequency distribution table for this data taking class width as 5. ठीक है, तो 5 की width लेना है, तो one of the class interval as 5 to 10. ठीक है, और क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर मोर 15 और मोर आवर्स अ वीक. अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. तो इसमें देखो 1 तो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, 17 तक. तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20. तो 0 to 5 में करते हैं बेटा. 1 2 3, 5 विल नॉट बी इंक्लूडेड, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, 4 1 2 4 3 3 2 5 इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, तो कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ऐसे 10 वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो ये ऐसे डेटा बनाओगे अगर तुम लोग इन सब का, तो 10 13 5 एंड 2 ये तुम्हारा हो जाएगा 10 13 5 एंड 2. बस गिनना ही है, याद रखना. 5 to 10 वाले में डू नॉट इंक्लूड 10, इंक्लूड 5. 10 to 15 में इंक्लूड 10, डू नॉट इंक्लूड 15 एंड द मिडल वैल्यूज. 15 to 20 में इंक्लूड 15, मोर देन 15 वैल्यूज एंड लेस देन 20 वैल्यूज बट डू नॉट इंक्लूड 20. तो ये तुम्हारे पास में डेटा आ जाएगा. फर्स्ट वाला हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ो. हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स ऑफ वीक. तो 15 और मोर आवर्स ऑफ वीक में ये वाला पार्ट है तुम्हारे पास में, तो इसका आंसर हो गया 2 स्टूडेंट्स. देख लो कितना इजी हो जाता है. अब यहां पे देखने में टाइम लगेगा, मगर ग्रुप वाला पार्ट बहुत इजीली हमको आंसर दे देता है. ठीक है, तो सेकंड ग्रुप में सबसे ज्यादा बच्चे हैं. ठीक है बेटा, तो बस दिस ऑल इन टुडेज क्लास. आई होप कि इजी सा चैप्टर है, बट आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर बाय नाउ, है ना, सब कुछ क्लियर हो गया होगा. ठीक है बेटा, अब जो मैं आई वाज टेलिंग यू एट द स्टार्टिंग की जो कोर्स है, उसके लिए इस लिंक पे जाना है vdnt.in/ytpro. क्लिक करो ग्रेड 9 पे. ठीक है, ग्रेड 9 पे सेलेक्ट किया, उसके बाद CBSE 2021 सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो. उसके बाद में फिर यहाँ पे तुम्हारे पास में चॉइस है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स का. तो देखो याद रखना, जितने ज्यादा क्लासेस लोगे उतना तुम्हें बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एक तो ज्यादा टाइम तक वेदांतों के साथ रहोगे, और सेकंड थिंग है प्राइस पर मंथ जो है वो भी बहुत कम हो जाएगी. और उस प्राइस को फर्दर कम करने के लिए यहाँ पे कूपन कोड डालना है तुमको, GP Pro. जैसे ये कूपन कोड डालोगे तुम्हारे को 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, 1 मंथ पे भी, 3 मंथ पे भी एंड 6 मंथ्स पे भी. देख रहे हो. एंड अगर तुम प्राइस कैलकुलेट करोगे बेटा, तो इसका जो प्राइस रहेगा तुम्हारा पर क्लास का प्राइस, देखो ये तुम्हारा प्राइस है 6 महीने के लिए. 30 डेज अगर तुम अगर सपोज करके चल रहे हो, तो अगर 30 डेज में 6 महीने में 180 डेज हो गए,
इसको 180 से डिवाइड करोगे, ठीक है, उसके बाद में तुम्हारे पास में 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो सोच रहे हो कितना लो है प्राइस पर मंथ, बहुत कम प्राइस मिलता है, ठीक है। तो बहुत अफोर्डेबल कोर्स है, जो भी लोग करना चाहते हैं वेलकम टू ज्वाइन, ठीक है। अगर सोच रहे हो कि इतना सारा मनी एक साथ नहीं दे सकते, मैं महीने महीने कर पाऊंगा, तो महीने महीने का कर सकते हो, जो तुम्हारे को बेनिफिट रहेगा। बट आई बिलीव कि ये वाला तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो बस दिस इज द लिंक, दिस इज द कोड। थैंक यू सो मच बच्चों क्लास अटेंड करने के लिए। आई होप सब कुछ क्लियर रहा होगा आज की क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो, शो अस योर सपोर्ट एंड लव। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल if you are new here, because we are conducting every day the classes. Got it? So this is all from my side. Thank you so much. I'll see you soon. Bye bye. Sayonara. Khuda Hafiz to all of you. Bye bye.